जस्टिस साकिब निसार साहब से जो मेरी बात हुई है, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि ये उनकी अपनी ऑडियो है और वो तो गिला कर रहे हैं इस बात का कि ये एक चोरी हुई है। उन्होंने काफ़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है, काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उन ज़िम्मेदारान के लिए जिन्होंने ये ऑडियो उनकी जारी की है। वाइब्स सारी यही आ रही हैं आज की मीटिंग से कि ये अक्टूबर से पहले तो किसी सूरत जो है ना वो इलेक्शन जो है ना वो नहीं, ना ही वो देख रहे हैं, ना ही कराना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नुमान मकसूद, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स बैठक और बहुत दिन के बाद आज आपसे बातचीत हो रही है। और ज़ाहिर है ईद की छुट्टियां थी तो हमारी तरफ से जो हमारी टीम है उनकी तरफ से बहुत बहुत आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक। कामरान साहब आज हमारे साथ होंगे और इसके अलावा अदील को हमने साथ बिठाया। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं 2-3 दिनों की जो छुट्टियाँ थी उनके दौरान, और अब जो आने वाला दिन है उसमें क्या कुछ होने वाला है उससे मुतल्लिक जो एक्सक्लूसिव ख़बरें हैं वो डिस्कस करेंगे। इस जो एक तो ऑडियो लीक आई थी वो आपको पता होगा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की, उससे मुतल्लिक अदील से बात करेंगे। कामरान खान साहब से बात करेंगे कि आज इत्तेहादी जमातों का जो इजलास हुआ था उसके अंदर क्या फ़ैसले अहम किए गए हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट हो रही हैं वो चीज़ें आपके साथ तफसीली डिस्कस करना बहुत ज़रूरी थी। और कल जो अहम हेयरिंग होने जा रही है उससे मुतल्लिक भी अदील से और कामरान साहब से बात करेंगे। सबसे पहले अदील से बात करेंगे कि अदील ने कल खुसूसी तौर पर बात की थी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से, जिसमें उन्होंने एक तो गुस्सा भी किया अदील के साथ कि भाई ये जो चीज़ें आ रही हैं उसके ऊपर उनका रिएक्शन क्या होना चाहिए और अदील को जो है वो क्या क्या रिपोर्ट करना है। सबसे पहले अदील बताइएगा कि कल जो मामला था उसमें लग रहा है आपको कि सब कुछ उन्हीं के कहीं भी बातें थी या फिर साकिब निसार कुछ और कह रहे थे और ऑडियो कुछ और कह रही? नहीं सर, ये तो अब एडमिट हो चुका है। जस्टिस साकिब निसार साहब से जो मेरी बात हुई है, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि ये उनकी अपनी ऑडियो है और वो तो गिला कर रहे हैं इस बात का कि ये एक चोरी हुई है और चोरी की फिर तज़ीन की जा रही है, आराइश की जा रही है, उसको बताया जा रहा है कि हमने ये चोरी की, हालांकि चोरी की चीज़ को कभी बताया नहीं जाता, दिखाया नहीं जाता। वो तो ये कह रहे थे और उन्होंने काफ़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है, काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उन ज़िम्मेदारान के लिए जिन्होंने ये ऑडियो उनकी जारी की है। और जहाँ तक इस ऑडियो की आप बात कर रहे हैं कि वो मान रहे हैं या नहीं, जो इनके साथ दूसरे शख्स हैं उस ऑडियो के अंदर, ख्वाजा तारिक रहीम साहब फॉर्मर जो गवर्नर हैं पंजाब के, वो भी इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि ये हमारी गुफ्तगू हुई है। और दरअसल मैंने जो उनसे सवाल किया, मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब पर तौहीन अदालत लग सकती है? और ये मेरा जो सवाल था ये उसी कॉन्टेक्स्ट में था जिस कॉन्टेक्स्ट में ऑडियो के अंदर ख्वाजा तारिक रहीम साहब को एलिजिडली फॉर्मर चीफ जस्टिस ये मशवरा दे रहे थे कि आपको एक दरख्वास्त भी उनके ख़िलाफ़ दायर करनी चाहिए तौहीन अदालत की शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। तो इस पर उन्होंने कहा कि मैंने इस केस को अभी तक देखा नहीं है, ना मैंने इसको पढ़ा है, तो इस पर मैं आपको राय नहीं दे सकता। अलबत्ता ये उन्होंने ज़रूर कहा है कि मैं इन मुकदमात से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो ऑडियो लीक्स की जा रही हैं इस पर उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि मैं कानूनी अपना जो रास्ता अपनाने का हक़ रखता हूँ और मैं इसके ऊपर सोच रहा हूँ कि अब मैं इनको उनकी ही ज़बान में जवाब दूँगा। ये बताइएगा अदील कि जब आपने फ़ोन किया उनको और बात शुरू की तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था उनका? सर अब वो आप मुझसे रिएक्शन तो ना पूछें। बहरहाल उन्होंने पहले जो मैंने उनको फ़ोन किया तो ही वॉज़ काइंड इनफ, उन्होंने फ़ोन उठा लिया और उसके बाद उन्होंने मुझे मेरे नाम से मुखातिब करके कहा कि आप कैसे हैं। मैंने कहा सर मैं ठीक हूँ। मैंने कहा सर मैंने आपसे एक ही मुद्दा है जो आपको भी पता है ज़ेर बहस है, उस पर बात करनी है, आपका मौक़िफ़ लेना है। तो वो काफ़ी ज़्यादा अनॉयड फील कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा वो शायद उन्होंने अपना आउटबर्स्ट जो शो किया है वो भी इसी वजह से किया है कि बार बार उनको कॉल्स आ रही होंगी और जो एक ट्विटर के ऊपर या ओवरऑल सोशल मीडिया पर उस वक्त वो मौजूए बहस बन चुके थे। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, मेरी उनसे ये गालिबन टेलीफोन के ऊपर गुज़िश्ता 6 या 7 माह के अंदर दूसरी या तीसरी टेलीफोनिक गुफ्तगू है और तीनों दफ़ा जो बात हुई है वो इन ऑडियो लीक्स पर ही हुई है। जब भी एक ऑडियो लीक होती है साकिब निसार साहब की, हम उनको याद करते हैं, उनसे फ़ोन पर मौक़िफ़ लेते हैं। आपको याद होगा वो राना शमीम साहब का एक बयान आया था, उसके बाद फिर हमने उनसे फ़ोन भी किया था और उन्होंने अपना मौक़िफ़ उस वक्त भी दिया था और काफ़ी सख्त बातें उस वक्त कही थी। और उसी तरह का आज भी रद्द अमल था, लेकिन आज वो कुछ ज़्यादा गुस्से में थे और बेसिकली वो अब ये चाहते हैं कि ये मामला ख़त्म होना चाहिए। और वो अब एक ही सूरत में ख़त्म होगा कि अगर फॉर्मर चीफ जस्टिस इसके ऊपर कोई कानूनी रास्ता अपनाते हैं और इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की बात करते हैं,
अदरवाइज़ इसका कोई हल तो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन चीफ़ जस्टिस के भी हाथ बंधे हुए हैं, फार्मर चीफ़ जस्टिस के भी। अब जो कुछ भी करना है मौजूदा चीफ़ जस्टिस को करना है। वो आज बीमार पड़ गए और आज तवक्को ये की जा रही थी कि शायद चीफ़ जस्टिस साहब जो दरख्वास्त उनके पास ऑलरेडी पेंडिंग पड़ी है, फाइल्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऑडियो लीक्स की तहकीकात पर, उसको शायद समाअत के लिए मुकर्रर करें और उसके ऊपर शायद कोई बेंच भी नया बन जाए, मगर वो ऐसा हुआ नहीं है। आज जो रूटीन के मुकदमात थे उन पर भी समाअत नहीं हो सकी। सुबह बताया गया कि आज उनकी तबीयत जो है वो नासाज है और इसी वजह से ज़राए के मुताबिक वो आज सुप्रीम कोर्ट आए भी नहीं और डॉक्टर्स ने उनका वहाँ पर ही मुआयना किया है और उनको ग़ालिबन बुखार है और गला उनका ख़राब है और कोई इन्फेक्शन है उनको। तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि दुआ करें कल वो आ जाएं, क्योंकि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आपको ही मालूम है 27 तारीख को अदालत ने ना सिर्फ इलेक्शन का जो केस है उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर रखा है, बल्कि जो वजारत ख़जाना ने 21 अरब रुपए जारी करने हैं उसकी रिपोर्ट भी जमा होनी है। मुज़ाकरात के हवाले से भी अपडेट देना है हुकूमत ने। तो अगर कल भी चीफ़ जस्टिस नहीं आते तो फिर मामला मज़ीद खटाई की तरफ पड़ेगा और फिर जो बहस हो रही है या क्या सराइयाँ हो रही हैं वो मज़ीद जन्म लेंगी। कामरान साहब, अभी आपको क्या लगता है कि अदील ने जब फ़ोन किया होगा उनको तो सबसे पहले उन्होंने कहा होगा अदील तेरी अपनी भी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, ध्यान करी। लग रहा है आपको कि अब कोई महफूज नहीं है? पहले तो अदील से पूछे कि अदील आपने व्हाट्सएप पे की थी कॉल या दूसरे रेगुलर नंबर पे की थी? मैंने व्हाट्सएप पर ही की थी। व्हाट्सएप पे कॉल की थी, व्हाट्सएप पे की, इसीलिए उन्होंने अटेंड भी कर ली। और लेकिन एक और भी बात है कि जब आप रिटायर हो जाते हैं, जब आप आपस में ऑडियो है मुझे बताया जा रहा है वो भी व्हाट्सएप पर ही थी। व्हाट्सएप की कॉल जो है ना, जब तो अब तो कोई मतलब ये है कि व्हाट्सएप भी अब महफूज नहीं है, तो अच्छी बात है। ਹੁਣ ਭਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਧਿਆਨ ਕਰੀ। बिल्कुल सर, हम तो वैसे ही मोहतात होते हैं, आपको पता ही। अच्छा, वो नहीं, वरना एक अरसे से यही सिस्टम चल रहा था कि वो समझा ये जा रहा था कि जो व्हाट्सएप कॉल जो है वो प्रोटेक्टेड होती हैं, उनकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। लेकिन आजकल बड़ी बड़ी डिवाइसेस आई हुई हैं, टेक्नोलॉजी को मुश्किल काम तो नहीं है कि ये उम्र बैठे हुए हैं, ये जानते हैं कि हाँ जी व्हाट्सएप कॉल जो है ना वो कैसे रिकॉर्ड हो सकती है। अच्छा सर, ये बताएं कि अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है आपको कि जिस तरह से अदील कह रहे हैं कि पीटीआई ने भी वो दरख्वास्त दायर कर दी, कानूनी तौर पर कितना एक सारिफ को हक हासिल है कि उसकी जो ज़ाहिर ये एक डिवाइस है, वो उसकी पर्सनल डिवाइस है, उसकी प्राइवेसी है, कि वो जो बातचीत कर रहा है पर्सनल वो कितनी महफूज है, कितनी सिक्योर है। अब तो ये मार्केट होती जा रही है ना चीज़ें। बिल्कुल जी, बहुत इसकी ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड है और एक ये यूनिवर्सल एक यूनिवर्सल रूल है एक ये, यानी ये सिर्फ हमारा नहीं है, सारी दुनिया में ये इस बात को एक्नॉलेज किया जाता है और इसको अमल किया जाता है कि हाँ आपकी जो ये कन्वर्सेशन होती है, ये प्राइवेट कन्वर्सेशन होती है, कोई इसको टैप नहीं कर सकता। टैप मतलब है इसको पब्लिक करना तो दूर की बात है, इसको आप वो नहीं कर सकते, टैप नहीं कर सकते, इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसको आप मतलब किसी तरीके से अपने पास डाउनलोड नहीं कर सकते, महफूज नहीं कर सकते। यानी ये चीज़ें वो हैं कि जो कि एक्नॉलेज्ड हैं सारी दुनिया में, इसको माना जाता है। हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि ये चीज़ें जो आ रही हैं, अब आपको मालूम है कि ये हमारे यहाँ कौन किसके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है और कौन इसको वो कर सकता है। ज़ाहिर है जो लोग जिनके पास रिकॉर्डिंग है वहीं से लीक होती है, वो रिकॉर्डिंग भी वो लीक होती है। मैं इसमें एक छोटी सी ना अगर आपको एक वाक़या सुनाऊँ कि जब ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का केस चल रहा था ना सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे साहब जो थे वो उस बेंच को हेड कर रहे थे जो इनका केस सुन रहा था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का रेफरेंस का। तो उसमें उन्होंने दौरान समाअत एक ऑर्डर उन्होंने जारी किया था। उन्होंने कहा था, वो बहुत खफा हुए थे, उनको किसी ने बताया था कि यहाँ पर एजेंसी वाले जो है ना वो भी आए हुए होते हैं और वो भी, तो उन्होंने कहा कि ये क्यों एजेंसी वाले यहाँ पर आते हैं जनाब जी, इनका यहाँ पर क्या काम है। और उन्होंने ऑर्डर जारी किया कि हमारी पूरी सुप्रीम कोर्ट जो है, यानी जितने ऑफिसेज इसके हैं, इसको डिबग किया जाए, यानी इसको चेक किया जाए, इसको इंस्पेक्ट किया जाए कि जी यहाँ कहीं डिबगिंग डिवाइस तो नहीं लगी हुई कि हमारी ये बातें जो हैं वो ये हमारी कन्वर्सेशन जो है ना वो महफूज हो रही हो। तो उन्होंने डिबगिंग के आर्डर कर दिए। अब डिबग करने के लिए जो आया ना, तो वो भी वही था जो उसको बग करने वाले थे। तो एक अरसे बाद पता चला कि जी वो तो बजाय उतारने के ना शायद जहाँ मज़ीद लगाने के लिए भी उनको एक्सेस मिल गई उस टीम को। उन्होंने कहा जी पहले तो नहीं था, अब चलो मौका मिल गया है तो हम जाके वहाँ पर और भी लगा सकते हैं। यानी ऐसी भी मालूमात जो हैं वो वहाँ से बाहर निकली हैं। तो ये मामला ऐसा है कि
ज़ाहिर है जी, प्राइवेसी है, इसको होना चाहिए। और देखें अभी तक इस मामले पे कितनी ऑडियो लीक्स हो चुकी हैं, कब से ये सिलसिला चल रहा है। ये पिछला रीसेंट पास जो है इसमें तो बहुत ज़्यादा हुई हैं। किसके खिलाफ एक्शन हुआ है? जजेस ने भी एक्शन नहीं लिया है। आज इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, सब मौलाना साहब के कंधे पे रख के बंदूकें चला रहे हैं इस वक्त। मियाँ साहब ने टाइम बड़ा निकाल लिया, ठीक है, और आज भी उन्होंने कहा कि अभी मज़ीद हम 4-5 महीने निकालेंगे, अगस्त तक टेन्योर ख़त्म होगा, नवंबर तक वो कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर तक टाइम हम किसी तरीके से निकाल लेंगे। नवंबर वाली कहानी अब यहाँ तो पीछे लाने वाली बात हो रही थी ना। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि वज़ीर आज़म की जानिब से जो है ना वो अक्टूबर से भी आगे निकल गए, उन्होंने अब नवंबर का नाम जो है ना वो ले दिया। हालांकि नवंबर इस स्कीम में आता ही नहीं है, ये अक्टूबर में ही मामला ख़त्म हो जाता है। आपकी जब अगस्त में असम्बलियाँ ख़त्म होंगी, कौमी असम्बली जब अगस्त में ख़त्म होगी, तो उसके बाद असम्बली ख़त्म होने के बाद 90 दिन का नहीं 60 दिन का टाइम होगा। 60 दिन का टाइम होगा, ये आइन में लिखा हुआ है। 90 दिन उस वक्त होते हैं जब आप असम्बली पक से पहले तोड़ दें, लेकिन जब आप वक्त पूरा मुकम्मल करेंगे अगस्त में, तो उसके बाद 60 दिन का टाइम है और वो अक्टूबर के ही मिड में जो है ना वो पूरा होता है। इसीलिए ये जो अक्टूबर की जो तारीख आई हुई है ना 8 अक्टूबर वाली, ये इसीलिए सोच समझ के दी गई थी कि जी ये असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी और फिर 60 दिन के अंदर। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने तो 1 महीना और आगे कर दिया। मेरा ख्याल है शायद उन्हें प्रॉपर पता नहीं था कि जी 60 दिन का और 90 दिन का जो है ना वो क्या स्कीम है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। दूसरी बात, ये सारी टाइम बाइंग टैक्टिक्स हैं, ये सारी सुप्रीम कोर्ट को भी ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सिर्फ इसी चक्कर में कि जी वो हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं जी, वो नहीं मान रहे जी, मौलाना साहब नाराज़ हो गए हैं जी, सारी पार्टियां राज़ी हैं, हमें थोड़ा सा वक्त दे दें, ईद की छुट्टियों में हम सारा कुछ कर लेंगे। एक पैसे की पेशरफ नहीं हुई है, 1 इंच की पेशरफ जो है ना वो नहीं हुई है मुज़ाकराती अमल में। सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानियाँ और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहने के बावजूद, तो ये सारे टाइम बाइंग टैक्स हैं। माशाल्लाह इस हुकूमत ने तो 1 साल जैसे तैसे, मैं कहूँगा जैसे तैसे उन्होंने निकाल लिया ना 1 साल। कहाँ ये कहा जा रहा था रिजीम चेंज के फ़ौरन बाद के जी बास साहब हम असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं और इलेक्शन हो जाएंगे और इनको भी वो कराने पड़ेंगे। आपने सोचा था कि ये हुकूमत जो है ना वो 1 साल इस तरीके से निकाल लेगी? मैं फिर कह रहा हूँ कि जैसे तैसे, इसलिए कि जो महंगाई का आलम हुआ है, जो इसमें ओवरऑल हुआ है वो सबके सामने है। लेकिन बहरहाल वो कामयाब रहे हैं शहबाज शरीफ एंड कंपनी, और उन्होंने इसको वो 1 साल निकाल लिया है। अभी भी आज भी मैं आपको बताऊँ आज की जो सूरत हाल है, यानी इत्तेहादी जमातों के इजलास में इसी बात पर इत्तफाक हुआ है कि नहीं जनाब हमने नहीं जाना उस तरफ। ये 14 मई का इलेक्शन क्या है, जून भी नहीं, जुलाई भी नहीं, अगस्त भी नहीं, ये वही 8 वो कह रहे हैं कि असम्बलियों का टेन्योर जो है वो हम आइन के मुताबिक पूरा करेंगे और उसके मुताबिक इसको आगे लेके जाएंगे। और अब इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद हो रही है, सुप्रीम कोर्ट वाला फैसला है, वो जो सुप्रीम कोर्ट वाला फैसला है, अब वो फिर वही उधर पीछे जा रहे हैं। ये वो कह रहे हैं जी वो तो 4-3 वाला है, यानी वही जो एक कंट्रोवर्सी जनरेट की गई थी कि जी ये 2-3 का फैसला नहीं है, ये 4-3 का फैसला है, माना जाएगा, और ये वजूद ही नहीं है इस फैसले का। टाइम आप जितना मर्जी ले लें, अगर आपने ज़ाया करना है वक्त और अदालतों से वैसे ही टाइम लेना है तो फिर मेरा ख्याल है कि ऐसी सूरत में वाइब्स सारी यही आ रही हैं आज की मीटिंग से कि ये अक्टूबर से पहले तो किसी सूरत जो है ना वो इलेक्शन जो है ना वो नहीं, ना ही वो देख रहे हैं, ना ही कराना चाह रहे हैं। और उसके ऊपर मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस अंदाज़ में आगे बढ़ेगी, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक अपना जो वो लाठी है ना वो नहीं उठाई है। उन्होंने अभी तक ये कहा है कि भाई आप लोग ख़ुद फ़ैसला कर लीजिए। ये वहाँ जाके कहते हैं कि हाँ जी ठीक है हम खुद फ़ैसला कर लेते हैं जनाब जी, और फिर वापस आके जो है ना वो अपने अपने कामों में लग जाते हैं कि जी जब होगा इजलास दोबारा सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी फिर देख लेंगे। सर जी, सुप्रीम कोर्ट अगर कह देती है कि इलेक्शन कराएं, पहले भी कह चुकी है, तो अब इनके पास फिर क्या ऑप्शन रहेगा? अब अगर कह देती है कि नहीं भी इलेक्शन करवाएं हर सूरत में, इनके पास यही ऑप्शन है कि ये इलेक्शन ना करवाएं, इनके पास यही ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने, इनके पास यही ऑप्शन है कि ये 90 दिन वाली क्लास को वायलेट कर दें, इनके पास यही ऑप्शन है कि ये इसी तरह से टाइम बाइंग टेक्निक्स जो है ना ये इस्तेमाल करते रहें और वक्त हासिल करते रहें। साल गुजार लिया है, बाकी 2-4 महीने और गुजर गए, ये भी गुजर जाएंगे। अदील, आपसे अब आखिर में एक छोटी सी बात करूँगा कि जो कानूनी माहिरीन है, आप फील्ड में जब रहते हैं तो उसमें किस तरह से देखा जा रहा है इस मामले को, ख़ास तौर पे जो आइंदा 24 घंटे हैं उनको कितना इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है और क्या कहा जा रहा है कि अब क्या होने वाला है? सर अब तो तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, बिलखसूस चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर हैं कि वो अब कैसे इस मामले को लेकर चलते हैं। और जो मुज़ाकरात हैं वो तो अभी फ़िल वक्त हमें नज़र यही आ रहा है कि वो कामयाब नहीं हुए, उनका कोई अमल शुरू ही नहीं हुआ। कामयाब तो बात की बात है, उसी रोज़ जब अदालत में समाअत चल रही थी उसी रोज़
जो मौलाना फजल रहमान है उनकी जानिब से काफ़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की, तो नज़र यही आ रहा है कि अदालत को अब अपने फ़ैसले पर अमल दरामद कराना होगा। अब ये अमल दरामद यकीनी वो कैसे बनाते हैं, ये कल चीफ़ जस्टिस से ही हमें मालूम हो सकेगा, वो कैसे इस पर अपना लाए अमल देंगे अगला। बिल्कुल जी, आज का जो रिपोर्टर्स बैठक है आपने देखा कि क्या अहम फैसले होने जा रहे हैं और क्या अहम फैसले हुए हैं और एक्सक्लूसिव क्या कुछ हासिल किया हमारी टीम ने। तो आज की जो वीडियो है इस तक हमें आप इजाज़त दीजिएगा, अगली वीडियो तक फिर मुलाकात होगी। मुझे कामरान खान साहब और अदील को फिर आप देखेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।